स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी सेकेंड ईयर की बुक चल रही है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। उसके हमारे कुछ सिद्धांत हो चुके हैं, एक सिद्धांत और बाकी है भाषा का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। हम कर चुके चर्चा जैसे देवीय सिद्धांत के बारे में, धातु सिद्धांत के बारे में, संकेत सिद्धांत है, संपर्क सिद्धांत है, संगीत सिद्धांत आदि संकेत सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा बचा है कि कुछ विद्वानों ने क्या कहा है कि भाषा का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ही अधिक सही और सही पुष्टि करता है। तो आज हम चर्चा करेंगे भाषा के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में। अब भाषा के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात क्या है कि मनुष्य की बात हो और हम मनोविज्ञान को भूलकर आगे ही भाषा की उत्पत्ति कर दे कि भाषा की। अब जब मनुष्य की बात है कि मनुष्य भाषा की उत्पत्ति, जैसे पहले आदिमानव था, अब आदिमानव प्रकृति और जैसे देश से संपर्क में आया तो एक मनुष्य जीवन के रूप में लिया जन्म। तो मनुष्य रहते हुए उसने अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया, धीरे धीरे उसने कुछ नया सीखने की कोशिश की। तो इसमें अगर मनुष्य का नाम आ रहा है तो फिर मनुष्य का मनोवैज्ञानिक से सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि मनुष्य की बात हो और इसमें अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात ना हो। तो इसका कारण है कि तो मनुष्य के बारे में, इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो हमारी भाषा की उत्पत्ति अनेक वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके बिना तो मनुष्य के बिना अधूरी रह जाएगी। तो हम चर्चा करते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में। अब शिक्षा मनोविज्ञान प्राणियों पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान आ गया तो उसमें प्राणी जगत भी आ गया, मनुष्य जीवन भी आ गया। तो इसके अंतर्गत प्राणियों पर क्या चर्चा करते हैं कि प्राणी कैसे सीखते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में कि प्राणी कैसे सीखते हैं, प्राणी कैसे सीखते हैं और इनका उद्देश्य क्या है, सीखने का उद्देश्य क्या है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत है क्योंकि मनुष्य भी पहले एक प्राणी था। मनुष्य क्या था, पहले एक प्राणी था आदि मानव के रूप में। तो उसकी सीखने की प्रक्रिया भी प्राणियों जैसे, तो वह भी पहले प्राणी जंगल में रहता था, कंदमूल खाता था, आग का आविष्कार, आग को ऐसे दो पत्थरों को जोड़कर ऐसे उनको बजाने से अग्नि उत्पन्न होती थी, औजार बनाता था अनेक प्रकार के। तो इसमें क्या हो गया, मनुष्य भी पहले प्राणियों की बात। तो प्राणी कैसे सीखते हैं, इसके अंतर्गत हम सीखेंगे प्राणी ने कैसे सीखा और उसने मनुष्य के जीवन में प्रकृति से और मनोविज्ञान से कैसे संबंध बनाए। तो इसके अंतर्गत है कि मनुष्य भी एक प्राणी था और उसके सीखने की गति भी प्राणियों जैसी ही थी। आगे है कि लेकिन मनुष्य के पास, मनुष्य क्या था, एक प्राणी था, मनुष्य भी एक प्राणी था और उसके सीखने की गतिविधि भी क्या थी, सीखने की प्रक्रिया भी प्राणियों जैसी ही थी। अब प्राणियों जैसी थी तो इसका अर्थ क्या होगा आगे कि मनुष्य के पास अन्य, अब प्राणियों में तो आगे मनुष्य के पास कम शक्ति थी, कम वो जैसे प्राणी अन्य जीव जंतु जगत वन में कैसे रहते वैसे रहता था। तो मनुष्य जीवन आ गया जब वह धीरे धीरे मानव जीवन का रूप लिया, मानव जीवन का रूप लिया। तो उसके अंतर्गत अन्य प्राणियों से तेज शक्ति विकसित हुई। क्योंकि मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति ज्यादा थी तो उनकी बुद्धि भी क्या होगी, तेज ही होगी। मनुष्य के अंतर्गत बुद्धि का विकास कैसे होगा, तेज, बुद्धि का विकास भी तेज होगा। यानी अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में, मानव जीवन में बुद्धि की शक्ति भी क्या होगी, तेज होगी। अब ये हो गया। तो इसके भाषा के संदर्भ में देखें तो, भाषा के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को देखें तो भाषा सटीक है, सुव्यवस्थित है। भाषा क्या है, सटीक है, सुव्यवस्थित है। तो मुंह और जीभ से जो अन्य प्राणियों के मुकाबले मनुष्य की क्या है, जीव, मानव की
अन्य प्राणियों के मुकाबले मनुष्य की क्या है भाषा सटीक और सुव्यवस्थित, की मुंह और जीभ से जो निकलता है वो स्पष्ट सुनाई देता है, जो समझाने की कोशिश करता है संकेतों द्वारा वो भी स्पष्ट सुनाई या समझने की शक्ति रखता है मनुष्य। बाकी और जीव जंतु को हम देखें ना तो हमें उनकी भाषा समझ में आती है, ना वो कुछ हमें समझाना चाहते हैं, ना वो हमारी भाषा समझ सकते हैं। तो इस प्रकार इसी रचना के कारण क्या हुआ कि मनुष्य की भाषा सटीक है और सुव्यवस्थित है। तो इससे क्या कर सकता है मनुष्य, ध्वनि के आधार पर अनेक शब्दों की रचना व उच्चारण कर सकता है। अब इसमें क्या है कि अन्य प्राणियों के मुकाबले मनुष्य की भाषा क्या है सटीक और सुव्यवस्थित। अन्य प्राणी जैसे आदि मानव तो उसकी हमें कुछ समझ में नहीं आती थी, उस समय ना वो किसी को समझा सकता था, लेकिन धीरे धीरे जब उसे मनुष्य प्रकृति आई तो वह ध्वनि के आधार पर क्या हुआ, अनेक शब्दों की रचना व उच्चारण से एक दूसरे व्यक्ति से भाषा का संप्रेषण कर सकता है, विचार विनिमय कर सकता है। और भाषा भी ऐसी होनी चाहिए सटीक और सुव्यवस्थित जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से कुछ सीखे या कुछ से कुछ सिखाने की कोशिश करे। अब आगे देखते हैं हम कि कुछ बातें जो प्राणियों में देखने को मिलती है। कुछ बातें हैं जो अनेक प्राणियों में देखने को मिलती है, वो कौन कौन सी हैं? कुछ बातें हैं जो हमें अनेक प्राणियों में देखने को मिलती हैं, जो मानव में भी पाई जाती हैं। प्राणी और मानव में दोनों में कौन कौन सी भाषाएं समान पाई जाती हैं? नेतृत्व करना, समूह में रहना, नेतृत्व करना, समूह में रहना, मातृ प्रेम, परिवार भाव, मातृ प्रेम, परिवार आदि भावनाएं जो प्राणी जगत और मानव दोनों में समान पाई जाती है, क्योंकि ये दोनों चीजें जैसे नेतृत्व करते हैं। जैसे मनुष्य जीवन में हमें कोई चीज का जैसे कोई सामाजिक कोई कार्य है तो उसके बारे में कोई चर्चा करें तो हम समूह में इकट्ठे होकर करते हैं, तो उसमें एक मैन नेतृत्व करने वाला बन जाता है जो उस चीज में आगे हो जाता है। उसके सारा नेतृत्व वो एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। समूह में रहते हैं, बाकी सब समूह में रहते हैं, तो इसमें एक मातृ प्रेम है वो जीव जंतुओं में पाया जाता है, मनुष्य में भी पाया जाता है। तो ये भी एक क्या है, और परिवार जीव जंतु अन्य प्राणियों में भी होता है, और मानव, तो ये दोनों चीजें क्या है समान होती हैं मानव और अन्य प्राणी जगत में। अब देखते हैं हम आगे भाषा के विकास आज के संदर्भ में न देकर हम शुरुआती संदर्भ में देखें, जब पहले आदि मानव था और अब एक मनुष्य जो भाषा को कहां से कहां तक ले गया। तो हमें भाषा के विकास को आज के संदर्भ में न देकर शुरुआती के दौर में देखना चाहिए। जैसे कि ध्वनि से शब्द, जैसे सर्वप्रथम क्या हुआ, ध्वनि से शब्द निकले, ध्वनि से शब्द, शब्दों से क्या निकले, शब्द से अर्थपूर्ण शब्द, शब्द से अर्थपूर्ण शब्द। अब अर्थपूर्ण शब्दों से क्या निकलता है कि अर्थपूर्ण शब्द से व्याकरणबद्ध भाषा, अर्थपूर्ण शब्दों से क्या निकलती है, व्याकरणबद्ध भाषा। व्याकरणबद्ध भाषा, तो इसमें क्या हुआ, भाषा के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की ध्वनि से शब्द पहले और अब के, जब एक तो आदि मानव था और एक मनुष्य जन्म, अब तो उसमें क्या लेते हैं उसके और उसकी तुलना करेंगे तो ध्वनि से तो क्या निकला शब्द, शब्द से क्या निकले हमारे अर्थपूर्ण शब्द, और अर्थपूर्ण शब्दों से क्या निकल रही है, एक व्याकरणबद्ध भाषा जिसका हम शुद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से भाषा या अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में या हमारे राजकीय कार्यों की भाषा में सही तरीके से प्रयोग में ला सके। जिसे एक तरीका हो व्याकरणबद्ध भाषा, यानी उसमें सभी चीजों का व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। अब आगे देखते हैं कि
इन सारे विकास के पहलुओं पर शायद एक एक युग लगा हो, यानी कि इन सारे शब्दों को, जैसे ध्वनि से शब्द, शब्द से अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण से व्याकरणबद्ध भाषा, तो इनको हमें सीखने में और समझने में, जैसे हमारे पूर्वज थे या जैसे पहले आदि मानव जो पुरानी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, तो उनके पास थोड़े कम से, फिर धीरे धीरे एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे देश के संपर्क में आए, तो हमें कुछ नई चीज़ों का, नई भाषा का ज्ञान हुआ। तो इसके कारण क्या हुआ, हमें इसके भाषा को आने में भी कितना समय लगा होगा, एक एक युग यानी हजार वर्ष। तो इसमें भी इतने टाइम लगाया, तो एक साथ तो उत्पत्ति हुई नहीं, एक साथ तो कोई हम जन्म से लेकर इसे सीखे नहीं कि एक ही व्यक्ति के द्वारा आई है भाषा या एक ही व्यक्ति के द्वारा ये फैलाई जा रही है सारी। तो ऐसा होता तो शिशु जन्म से ये सारी चीजें सीख के आता, वो परिवार और समाज के संपर्क से नहीं सीखता। अब आगे देखते हैं हम, इसके आदि मानव के समय भी थोड़ी भाषा की गति धीमी रही होगी। जैसे आदि मानव था तो उसकी धीमी रही, उसके हाव भाव रहन सहन में थोड़ा परिवर्तन था। धीरे धीरे जब मनुष्य योनि में आया तो उसमें परिवर्तन होता गया। अब प्राणी सहज जिंदगी जीता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक कारकों के जरिए प्राणी क्या करता है, अपनी एक सहज यानी नॉर्मल सामान्य जिंदगी जीता है। प्राणी क्या करता है, सामान्य जिंदगी जीता है। सामान्य जिंदगी जीता है प्राणी। लेकिन क्या हुआ कि मनोवैज्ञानिक कारकों के जरिए हम देखना चाहे तो उसमें क्या है, गुफा में रहना। जैसे पहले हम मनोवैज्ञानिक कारक, हम पुरानी किताबें या पुराने इतिहास उठा के देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है हमें कि मनुष्य गुफा में रहता था। आदि मानव गुफा में रहते हुए वहां पर आग जलाने का, जैसे 2 पत्थरों को टॉर्चर किया, आग जलने लग जाती है। आजकल तो सारे सिस्टम कृत्रिम हो गए, इतना परेशान नहीं होना पड़ता। तो पहले के बारे में और अब के मनुष्य की हम भाषा की उत्पत्ति के बारे में कैसे कैसे इसके आगे बढ़ाया, आग जलाना, हथियार बनाना, ये सब बातें उसने कहाँ से सीखी, आदि मानव ने, प्रकृति से। तो प्राणी से सामान्य जिंदगी जीता है। अब सामान्य जिंदगी में क्या आ गए उसके, गुफाओं में रहना, गुफाओं में रहना, औजार बनाना, आग जलाना, आदि चीजें क्या आ गई, पहले के पर्यावरण की आ गई। तो प्रकृति से सीखी हुआ है, किसके द्वारा सीखी, आग जलाना। फिर इसका क्या किया इन्होंने, अनुकरण किया। धीरे धीरे ये चीजें इसने किससे सीखी, अनुकरण के द्वारा, अनुकरण के द्वारा। तो इसमें मनोवैज्ञानिक कारक में कौन से आगे कि प्राणी सामान्य जिंदगी जीता है, तो गुफाओं में रहना, औजार बनाना, आग जलाना आदि कुछ ऐसी चीजें हैं। तो इनके अनुकरण के अनुकरण द्वारा उसमें धीरे धीरे अनेक सुधार होते गए और इसको मनुष्य एक अब नया रूप देने लग गया। अब देखते हैं, जैसे मनुष्य के पास अंतःकरण और सूझ की दृष्टि से भी उसने कुछ सीखा है, अनुकरण और सूझबूझ द्वारा। मनुष्य किसके द्वारा सीखता है, मनुष्य अनुकरण और सूझबूझ द्वारा अनेक कार्य करता है। अब अनुकरण और सूझबूझ का हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मनोविज्ञान में हम देखते हैं कि जो थे कोहलर, वर्दीमर, कोपका थे, उन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किया था। चिंपांजी नाम का एक बंदर था, तो उसने उस पर केले ऊपर एक बॉक्स के ऊपर लटका दिया। अब केले ऊपर थे और बंदर ने वहां पर, बंदर चिंपांजी वहां तक पहुंच नहीं रहा था। तो इसका उसने दिमाग लगाया कि वो भी पहले एक प्राणी जगत में, लेकिन उसमें दिमाग तो थोड़ा थोड़ा विकसित हुआ ना उसका। तो उसने वहां पर कुछ बॉक्स रखे थे, बॉक्स को 2, 3, 4 को ऊपर नीचे रखा और फिर उसके ऊपर चढ़कर उस केलों को पकड़ लिया। तो इसमें उसका कौन सा सिद्धांत काम आया, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत। तो कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया तो उसमें भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह है, क्योंकि एक बंदर को यह कभी नहीं सिखाया था कि ऐसे डिब्बे को जोड़ते हैं, लेकिन वह सूझबूझ के माध्यम से ही सीखा था। तो इस कारण
अनुकरण और सूझबूझ द्वारा भी मनुष्य अनेक चीजों के बारे में सोचता है, जानता है, समझने की कोशिश करता है। अब देखिए हम भाषा के ध्वनि, कई प्राणी क्या करते हैं, ध्वनि का अनुकरण भी करते हैं। कई प्राणी क्या करते हैं, ध्वनि का अनुकरण द्वारा भी सीखते हैं। ध्वनि के अनुकरण द्वारा भी सीखते हैं। तो इस प्रकार इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का मतलब हुआ कि अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा यह कहीं अधिक उपयोगी और तर्कसंगत है, कि अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा यह कहीं अधिक उपयोगी और तर्कसंगत है। इसलिए इस सिद्धांत की सार्थकता के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि इसमें इसका कोहलर का चिंपांजी वाला मिल गया, कई समूह में रहना, संगठन बनाना या किसी चीज का नेतृत्व करना, ऐसे कुछ उदाहरण है जो मनोवैज्ञानिक कारक को सिद्ध करते हैं कि भाषा की उत्पत्ति में मनोवैज्ञानिक कारक सिद्धांत का भी मुख्य आधार है। अब करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। हमारे हिंदी भाषा के सिद्धांत यानी कि भाषा के सिद्धांत हमारे सारे पूरे हो गए हैं। अब करते हैं हम भाषा के उसमें भारतीय आर्य भाषाएं क्या थी। आज हमारा नया टॉपिक है भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में कि भारत के प्रमुख रूप से आर्य परिवार और द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन सी भाषाएं बोली गई थी पहले भारत में? प्राचीन रूप से भारत में आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार की भाषाएं, भारतीय आर्य भाषाएं दो प्रकार की हैं, आर्य भाषा और द्रविड़ भाषा। अब आर्य भाषा आई आर्य परिवार से और द्रविड़ भाषा आई द्रविड़ परिवार से। ये दो भाषाएं हो गई हमारी भारतीय आर्य भाषाओं में। तो अब इसके अंतर्गत ये उत्तर भारत से आई, आर्य भाषा आई उत्तर भारत से, उत्तर भारत से, और द्रविड़ परिवार या द्रविड़ भाषा दक्षिण भारत से। ये हो गया इसका सामान्य परिचय। अब उत्तरी भारत में कौन सी है, सबसे प्राचीन कौन सी है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी आ गई पुरानी? संस्कृत सबसे प्राचीन है और प्राचीन रूप है इसका ऋग्वेद। संस्कृत भाषा का और प्राचीन रूप कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो हिंदी की क्या है, इसी की उत्तराधिकारिणी हिंदी भाषा है। अब ऋग्वेद, संस्कृत भाषा, आर्य भाषा, इसका उत्तराधिकारी कौन हो गया है? हिंदी भाषा, उत्तराधिकारिणी हिंदी भाषा का रूप ले लिया। अब देखते हैं हम आर्य भाषा के बारे में, जो आर्य परिवार से निकली है, ये उत्तर भारत से आई है और इसकी भाषा कौन सी थी पहले? संस्कृत, जिसका वर्णन किस में लिखते, प्राचीन रूप किसका है? ऋग्वेद का। और ऋग्वेद के अंतर्गत फिर क्या बताया गया है? हिंदी भाषा को इसके उत्तराधिकारिणी। अब देखते हैं हम प्राचीन आर्य भाषाओं को कालक्रम, इसको क्या तीन काल रूपों में, तीन में बांटा गया है, तीन काल में विभाजित किया गया है। भारतीय आर्य भाषाओं को कितने प्रकार में विभाजित किया गया? तीन प्रकार में। तो पहला हो गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, पहली हो गई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कार्यकाल है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये हो गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल। अब आगे देखते हैं, फिर इसके दो प्रकार थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसका पहला प्रकार है वैदिक संस्कृत
और दूसरी है लौकिक संस्कृत। दूसरी पढ़ते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा थी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्वी तक। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा के 3 प्रकार हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। मध्यकालीन आर्य भाषा को भी 3 भाषाओं में बांटा गया है। पहली है पाली, दूसरी है प्राकृत और तीसरी है अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। प्राचीन आर्य भाषा के 2 प्रकार हैं और मध्यकालीन के 3 प्रकार हैं। अब देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईसा पूर्व से अब तक। आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईसा पूर्व से अब तक। तो ये हमारी हो गई भारतीय आर्य भाषाएं, जिनकी हम चर्चा अगले अध्याय में विस्तार से करेंगे। तो भारतीय आर्य भाषाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो हो गई आर्य परिवार से, एक हो गई द्रविड़ परिवार से। अब एक आर्य भाषा कहाँ से आई? उत्तर भारत से। और द्रविड़ भाषा कहाँ से आई? दक्षिणी भारत से। तो दक्षिणी भारत तो उत्तर भारत से कैसे इसका विकास हुआ? पहले इसका संस्कृत भाषा में था। संस्कृत भाषा का प्राचीन रूप किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अब ऋग्वेद में क्या कहा है कि इसकी उत्तराधिकारिणी भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। और द्रविड़ भाषा आई द्रविड़ परिवार से, यानी दक्षिणी भारत से। अब देखो प्राचीन काल, ये भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है वैदिक संस्कृत, जो वेदों से प्राप्त होती है, और दूसरी है लौकिक, जो हमें संसार या सांसारिक जीवन से प्राप्त होती है। दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसका कार्यकाल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसमें 3 भाषाओं का वर्णन किया गया है। पहली है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तीसरी है आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा का काल है 1000 ईसा पूर्व से अब तक। तो इसके बारे में हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कल अगले अध्याय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे।